सच है क्या कि वहाँ के लोग हिंदुओं से नफरत करते हैं? भगवान राम की मूर्ति या पोस्टर पे चप्पल चढ़ा करके उसको चप्पल मारना या जो जो भी जितना तरह का ह्यूमिलिएशन है वो करना, है ना, जनेऊ काट देना, ब्राह्मणों को के ऊपर अटैक करना, ये सारा इस पेरियार के कहे पे हुआ है। तमिल ब्राह्मणों को इतना प्रताड़ित किया गया कि ज्यादातर तमिल ब्राह्मण तमिलनाडु से बाहर है। ईवी रामास्वामी जिन्ना के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम तमिल नेशन बनाना चाहते हैं। विजय थलापति वाला फैक्टर क्या है? विजय थलापति बस बहुत है, वो प्रशांत किशोर टाइप का लग रहा है कि वो जमीन पे कुछ नहीं होगा। विजय थलापति इज बीइंग प्रोजेक्टेड बाय द मिशनरीज को अपना एक ऑल्टरनेट होना चाहिए ना, कि भाई एमके स्टालिन ठीक है, लेकिन एक ऑल्टरनेट होना चाहिए कि भाई कहते हैं कि डोंट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। लालू यादव खुद को कहता है कि हम गडेरिया हैं, है ना, तो अन्नामलाई सच में गडेरिया फैमिली से आते हैं। उसके माँ बाप आज भी भेड़ चढ़ाते हैं। बीजेपी अपने टाइम का इंतजार करेगी और अन्नामलाई में मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग फ्यूचर तमिलनाडु सीएम देखते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वडक्कम। 2026 में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे उनमें तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और शायद इस वजह से अमित शाह अगर पश्चिम बंगाल के बाद सबसे ज्यादा किसी राज्य में यात्रा कर रहे हैं तो वो तमिलनाडु है। जो हिंदी भाषी लोग हैं तमिलनाडु की राजनीति को जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि जमीनी राजनीति को समझ सके। बहुत ढूंढ कर हमने निकाला है संजय मद्रासी पांडे जी को। नमस्कार। ये तमिलनाडु में रहते हैं और वहां की राजनीति को बखूबी समझते हैं। आज इनसे हम कोशिश करेंगे कि तमिलनाडु में अभी चल क्या रहा है और राजनीतिक हवा क्या है, वो सब हम चर्चा करेंगे। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमिलनाडु इज अ स्टेट ऑफ टेम्पल्स। 5000 मंदिर है तमिलनाडु, 5000, और कुछ ऐसे टाउन्स है जहां पे आप समझ लीजिए कि कम से कम 200-300 मंदिर है, हजार साल पुराने। कुंभकोणम करके एक शहर है जो कि चोलास की जो राजधानी थी, चिदम्बरम और तंजौर जो है, तंजौर के पास है वो। तो जब हम बात करते हैं दक्षिण भारत के लिए, पर्टिकुलरली तमिलनाडु के लिए, तो तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि जिसकी आत्मा हिंदू है और जिसपे किसी क्या कहते हैं एंटी हिंदू प्रेतात्मा ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। आत्मा और शरीर दोनों हिंदू हैं, लेकिन इस प्रेतात्मा ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। और इस कब्जे की जो शुरुआत की थी वो ईवी रामास्वामी ने की थी। मैं उसको पेरियार नहीं बोलूंगा, पेरियार उनके जो चेले हैं वो बोलते हैं। पेरियार का मतलब होता है द ग्रेट लीडर। तमिलनाडु में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सनातन को खत्म करने के लिए अभियान चल रहा है। वहां पे चाहे मिशनरीज हो या फिर जो तथाकथित दलित समूह हैं या जो भी हैं, मतलब तमिल कभी भाषा के नाम पे तमिलनाडु को तोड़ना है, कभी दलित वर्सेस ब्राह्मण्स के नाम पे तोड़ना है, कभी क्या कहते हैं कि ओवरऑल जो हम अलग रेस हैं, हम तमिल अलग जाति हैं। जैसे चोलास के बारे में बात करते हैं तो ये कहते हैं चोलास हिंदू नहीं थे। चोला भारत में जितने भी साम्राज्य हुए उसमें सबसे भव्य और सबसे लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य हुआ है। ऐसा साम्राज्य जिसने भारत का जो प्रेजेंस है, फुटप्रिंट है, दक्षिण साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचाया, है ना। और चोल के समय में बने हुए जो मंदिर है उनकी स्थापत्य कला देखिए और जो भी चीजें आप देखेंगे आपको लगेगा कि आप 1000 साल में ट्रांसपोर्ट हो जा रहे हैं। तो इतना स्ट्रांग मतलब हिंदू कल्चरल प्रेजेंस होने के बाद भी वहां जो ये तमिल के नाम पे जो लड़ाई है और तमिल के नाम पे हिंदू समाज को तमिल और हिंदू दो अलग अलग चीज हैं ऐसे करके दिखाया गया है। और एक तरफ आपको कन्वर्जन माफिया का प्रेशर है, दूसरी तरफ हिंदू कहलाना, जैसे 2014 से पहले उत्तर भारत या देश के अन्य हिस्सों में एक
एक तरह से लज्जित होकर लोग बात करते थे। गर्व से हिंदू कहने वाले सिर्फ लोग होते थे आरएसएस वाले। ये नारा अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये नारा स्वामी विवेकानंद ने दिया था, गर्व से कहूं कि हम विवेकानंद जी का। तो अब विवेकानंद जी तो रेडिकल नहीं थे, है ना। और गर्व क्यों नहीं होना चाहिए? हम पूरे दुनिया की जितनी इंडिजिनस सिविलाइजेशंस हैं, सारी इंडिजिनस सिविलाइजेशंस खत्म हो गई हैं। वी आर द ओनली सर्वाइविंग इंडिजिनस सिविलाइजेशन ऑन द फेस ऑफ अर्थ इवन आफ्टर 1000 years ऑफ स्लेवरी। तो अभी जो आप देख रहे हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट का या अभी हाल में मद्रास हाई कोर्ट का जो रूलिंग आया है, उसी पे मैं आ रहा था कि आपने कहा कि शरीर और आत्मा हिंदू है, लेकिन ऐसा बताया जाता है, ये सच है क्या कि वहां के लोग हिंदुओं से नफरत करते हैं? क्योंकि वो उदयनिधि स्टालिन का एक बयान आया था कि हिंदुइज्म या सनातन को इरेडिकेट करना है, और लोग बता रहे थे कि ऐसा बोलने से वहां वोट बढ़ जाता है और वो चुनाव जीतते हैं। वहां का समाज क्या सचमुच ये सनातन से ये नफरत करता है? क्योंकि 5000 टेम्पल्स में भीड़ दिखती है, तो मंदिर में आने वाला लोग हिंदू से और उसको इरेडिकेट करना चाह रहा है। देखिए, ये क्या है कि आप किसी के जमीन पे अगर अवैध कब्जा कर लेते हैं तो वो जमीन आपका नहीं हो जाता है। आज नहीं तो कल आपको वो कब्जा छोड़ना पड़ेगा। जब हम तमिलनाडु में मैं जो रहता हूं, तो चाहे वो शिवरात्रि हो या कोई भी फेस्टिवल हो, उसको इतनी भव्य तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है कि वो हम यहाँ सोच भी नहीं सकते। उत्तर भारत में, मैं झारखंड में ही पला बड़ा हूँ, और मैं जब यहाँ से कंपेयर करता हूँ, वहां तो मुझे सब कुछ लगता है ड्रीमी। मतलब इतना हिंदू और क्या हो सकता है, इससे बड़ा हिंदू और क्या हो सकता है। तो इस यहाँ पे जो ब्रेन वॉशिंग का जो सिस्टम है, जो मिशनरी स्कूल्स में बच्चों को कन्वर्ट किया जाता है, गरीब बच्चों को, आप सोचिए कि कोई गरीब परिवार है, मछुआरा परिवार है, बाप को कन्वर्ट कर दिया दारू पिला करके, और बाप प्रेशर बना रहा है पूरे फैमिली को कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि उसको बताया गया कि तुमको दारू का सप्लाई मिलता रहेगा। तो वो सब कुछ होने के बाद जो आत्मा है और शरीर अभी भी हिंदू है वहां पे। और आप देखेंगे, मेरा ये आकलन है कि आने वाले चुनावों में इस बार कुछ बड़ा होगा। क्या होगा, क्या वो बीजेपी सरकार बना पाएगी या नहीं, लेकिन कुछ बड़ा होगा। ऐसा होगा जिससे ये पता चल जाएगा कि ये जो मोनोपोली बना के रखा है पेरियार के गुंडों ने, ये मोनोपोली खत्म हो जाएगी। उनका जो एक छत्र राज बना के रखा है कि सिर्फ द्रविड़ राजनीति करेंगे, वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये वही पेरियार है जिसके ऊपर तमिल ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करने, आपको जानकारी नहीं होगा शेष भारत के लोगों को कि तमिल ब्राह्मणों को इतना प्रताड़ित किया गया कि ज्यादातर तमिल ब्राह्मण तमिलनाडु से बाहर है। ये तमिलों के साथ हुआ, तमिल ब्राह्मणों के साथ। वो द्रविड़ मूवमेंट के बाद कर्नाटका बहुत सारे भाग गए, और बहुत सारे लोग नॉर्थ इंडिया भी इधर उधर बिखर गए, और उनकी संख्या कम हो गई, और उनको दिखाकर बाकी लोगों को यूनाइट करके वोट लेना। यही द्रविड़ राजनीति। और देखिए, इस पे क्या है कि घाव पे नमक छिड़कने वाली बात, यही पेरियार जो कहता है कि क्या कहते हैं, हिंदू मतलब भगवान राम की मूर्ति या पोस्टर पे चप्पल चढ़ा करके उसको चप्पल मारना, या जो भी जितना तरह का ह्यूमिलिएशन है वो करना, है ना, जनेऊ काट देना, ब्राह्मणों को के ऊपर अटैक करना, ये सारा इस पेरियार के कहे पे हुआ है। और यही जो थॉट प्रोसेस है, यही आइडियोलॉजी डीएमके की है। जो डीएमके जो कहती है इरेडिकेट सनातन धर्म, वो सच में इरेडिकेट सनातन धर्म की ही बात कर रहे हैं, वो जेनोसाइड की बात कर रहे हैं। और अगर आप कन्वर्ट हो गए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुए तो आपके साथ यही होगा। ठीक है, तो इस और जितना भी टेम्पल का प्रॉपर्टी है, जितना भी अभी हाल में एक और रूलिंग आई है तमिलनाडु से ही कहीं से कि टेम्पल का 200 करोड़ की संपत्ति थी। इन लोगों ने कहा कि भाई इसको हम बेचेंगे, उससे पैसा कमाएंगे। कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये हाल की रूलिंग है कोर्ट की। तो एक कांस्टेंट एफर्ट चल रहा है कि कैसे सनातन को वहां से इरेडिकेट किया जाए। और आप अगर तमिलनाडु का जो गवर्नमेंट का एम्ब्लेम देखेंगे, वो क्या है? वो एम्ब्लेम एक मंदिर का एम्ब्लेम है ना। तो तमिलनाडु की आत्मा जो जैसे मैंने कहा कि आत्मा हिंदू है, शरीर हिंदू है, इस पे जो ये ईवीआर के प्रेत आत्मा, ईवी रामास्वामी के जो प्रेत आत्मा,
उसने घर कर लिया है। एक इसकी वजह यह भी हो सकती है कि एक तमिलियन सब नेशनलिज्म, और वो आजादी के समय भी, अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे वो एक अलग राष्ट्र चाहते थे, वो कहानी मुझे लगता है आप बता दीजिए कि क्या था वो। क्या अलग देश मांग रहे थे वो? ये अलग देश मांग रहे थे। और देखिए ये कब की बात है ये जब मतलब देश विभाजन की बात हुई कि भाई जो सारे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको बताया गया कि भाई यू कैन बी ऑन योर ओन और यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। तो इसी क्रम में ई रामास्वामी जिन्ना के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम तमिल नेशन बनाना चाहते हैं, तो आप हमें मदद कीजिए। जिन्ना को दक्षिण भारत से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए नहीं था क्योंकि जिन्ना को पता था कि मुझे पाकिस्तान चलाना है, मैं यहाँ क्या करूंगा। और यहाँ पर तमिल चाहे वो अपने आप को कहिए, लेकिन आप जब किसी जिहादी की नजर से देखेंगे तो आप फिर भी हिंदू ही हैं। कितना भी तमिल कह लीजिए, खुद ना कितना बंगाली कह लीजिए, खुद को पंजाबी कह लीजिए, लेकिन आप या तो हिंदू हैं या फिर सिख हैं या फॉर दैट मैटर नॉन मुस्लिम हैं। तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उसने लिया नहीं और मामला वहीं का वहीं रह गया। लेकिन अब जब LTTE की बात आई तो LTTE का एक लार्जर तमिल नेशन बनाने के लिए इन लोगों ने यहाँ से सपोर्ट दिया गया। और बाकी जो बातें हुई तो वो हम जानते हैं कि कैसे LTTE ने पूरे देश को मतलब वो हाफ श्रीलंका पे कब्जा कर चुके थे और इधर तक का तमिलनाडु, ये सब मिला के एक नया देश, ग्रेटर तमिलनाडु के तरह का करना था, तमिल नेशन बेसिकली। तो यही है कि अच्छा, और एक चीज आपने सुना होगा कि ये जब भी बात होती है कि टेररिज्म की बात होती है तो लोग उदाहरण देते हैं कि हिंदू टेररिज्म का एग्जाम्पल है तमिल LTTE की टेररिज्म। LTTE धर्म के नाम पे नहीं लड़ रहा था, वो भाषा के नाम पे लड़ रहा था और अपनी जाति रेस के नाम पे तमिल रेस के नाम पे लड़ रहा था। वो कोई हिंदू देवी देवता, हिंदू सभ्यता संस्कृति की लड़ाई नहीं कर रहे थे। तो ये जो मिथ है इसको भी बस्ट करना बहुत जरूरी है कि किस मकसद से कौन हिंसा कर रहा है। जी अच्छा, चलिए प्रेजेंट में आ जाते हैं। अभी क्या कुछ चल रहा है तमिलनाडु में? सुन रहा है कि AIADMK और बीजेपी का गठबंधन हो गया, और भी कोई पार्टी है क्या, और उधर खेमे में क्या चल रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए ब्रीफ। देखिए जहां AIADMK और बीजेपी अगर साथ में आते हैं तो AIADMK का अपना वोट बैंक है, लेकिन अकेले दम पर AIADMK कुछ नहीं है क्योंकि AIADMK के पास उसके पास लीडरशिप की कमी है। पनीर सेल्वम और पलानीस्वामी ये कौन है? तो ये लोग लीडर नहीं है, दे जस्ट they happen to be there। मे बी अगर शशिकला पॉलिटिक्स में आती तो हो सकता था, she had some clout because मतलब अम्मा का जो एक मिरर इमेज कह लीजिए, क्योंकि वो she stood by अम्मा like a pillar, right? तो उसका एक इम्पैक्ट हो सकता था। लेकिन तमिलनाडु का सबसे मजे की बात है कि MK स्टैलिन बहुत ही अयोग्य नेता है, लेकिन वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ क्या कहते हैं जयललिता के जाने के बाद, तो कोई है ही नहीं। तो जब कोई नहीं है, अंधे में कनुआ राजा, और कनुआ राजा का बेटा और कनुआ राजा है ना। तो लेकिन ये चीजें ये किला टूटेगा और आप देखेंगे कि आने वाले चुनावों में कुछ अलग होगा। आप जो स्टडी कर रहे हैं, तमिलनाडु में जाते आते रहते हैं, अभी भी बेंगलोर से जाके आए हैं, आपका क्या आकलन है? वो विजय थलापति वाला फैक्टर क्या है? वो विजय थलापति बस बहुत है, वो प्रशांत किशोर टाइप का लग रहा है कि वो है? जमीन पे कुछ नहीं होगा। विजय थलापति इज बीइंग प्रोजेक्टेड बाय द मिशनरीज को अपना एक ऑल्टरनेट होना चाहिए ना, कि भाई MK स्टैलिन ठीक है, लेकिन एक ऑल्टरनेट होना चाहिए कि भाई कहते हैं कि डोंट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। तो एक अलग बास्केट क्रिएट किया जा रहा है और कुछ। थलापति का कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं होगा, 2-4 सीट ला ले तो बहुत है। और एक क्वेश्चन और भी करते हैं कि अन्नामलाई को लाइक नहीं करता AIADMK, ये सच है क्या? क्योंकि उनको हटा के फिर दूसरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, नागेंद्रन जी को, और ये कहा जाता है कि ये पनीर सेल्वम के कहने पे ये हुआ था। वहां पे क्या पॉलिटिक्स चल रही है NDA में? अन्नामलाई की जो पर्सनालिटी है, ही इज वेरी ग्राउंडेड, रूटेड। लालू यादव खुद को कहता है कि हम गडेरिया हैं, है ना। तो अन्नामलाई सच में गडेरिया फैमिली से आते हैं, उसके माँ बाप आज भी भेड़ चढ़ाते हैं, है ना। बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। हाँ, तो अन्नामलाई की बात जहां तक है
तो अन्नामलाई बहुत ही ग्रासरूट लेवल के व्यक्ति हैं, ऑनेस्ट हैं, यंग हैं, और उनका होना, उनकी जो उन्होंने पद यात्रा निकाली थी, उसका जो रिस्पांस मिला वो बड़ा इंटिमिडेटिंग था। इंटिमिडेटिंग इसलिए था कि जो रूलिंग क्लास है, जो लोग एस्टैब्लिश्ड लीडर्स हैं, वो चाहे आप आपस में जितना सिर पुटावल कर लें, वो कोई नया चेहरा आकर के उनको डोमिनेट कर ले, ये बात वो हजम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अन्नामलाई को बीजेपी ने एक तरह से डिमोट कर दिया। बट इसका ये मतलब नहीं है कि बीजेपी अन्नामलाई को ऐसे ही छोड़ देगी सरे राह। बीजेपी अपने टाइम का इंतजार करेगी, और अन्नामलाई में मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग फ्यूचर तमिलनाडु सीएम देखते हैं, और मुझे लगता है कि ही हैज ग्रेट पोटेंशियल, ही इज यंग, डायनामिक, ऑनेस्ट, एंड सबसे बड़ी चीज है, ही इज अ प्राउड हिंदू, जो कि तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में एक पाप है। और चूंकि उन्होंने उस पाप को किया है, तो उसके कारण से उनको साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन यही पाप आने वाले समय में उनको, उनके लिए बहुत बड़ा एक ब्रांड इमेज उनका बनेगा। और तमिलनाडु में जैसे जैसे ईवी रामास्वामी के जो प्रेत का जब असर खत्म होगा, जब उसको एक्सरसाइज किया जाएगा, उसके बाद जो सरकार आएगी और उसका जो चेहरा होगा, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अन्नामलाई निभाएंगे। इज करप्शन इशू इन तमिलनाडु, क्योंकि बहुत सारे मिनिस्टर्स गए हैं और बहुत तरह के आरोप लगा। और तमिलनाडु के पॉलिटिशियंस के बारे में एक बात बताऊं कि हमारी जो रीडिंग है कि दे आर करप्ट टू द कोर। वो, मैं एक का नाम नहीं लूंगा और एक पार्टी का भी नहीं, ये चिदम्बरम का पूरा मामला देखिए, और डीएमके का वो गया अभी सेंथिल बालाजी, वो चला गया। ऐसा वहां के लोगों में ये इशू नहीं है क्या? देखिए, करप्शन, वहां पे जो करप्शन होता है ना, तो वहां करप्शन होता है, बड़ा काम करके उसमें करप्शन करते हैं। हमारे यहाँ पे लोग चिंदी चोरी करके उसमें करप्शन कर लेते हैं। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन तमिलनाडु एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो वहां करप्शन होता है, बहुत बड़े लेवल पे करप्शन होता है। और आप देखेंगे कि वहां जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है लोगों का, क्योंकि दे हैवंट सफर्ड रिपीटेड बाउट्स ऑफ प्लंडरिंग, है ना, तो वहां सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन लोगों का अच्छा है। आप जिसको कहते हैं कि जनरेशनल स्त्री धन, जो ज्वेलरी शादियों में लड़कियों को दिया जाता है, उसका मतलब आप देखें कितना गहना पहनते हैं वो लोग। हमारे यहाँ उतना गहना लोग सपनों में नहीं देख पाएंगे अगर किसी से दहेज नहीं लिया हो तो। हाँ, तो कहने का मतलब है कि तमिलनाडु के पास और दक्षिण भारत में बहुत कुछ है, लेकिन दक्षिण भारत में जो ये एंटी हिंदू वाइब है, ये खत्म होते ही आप देखिएगा कि एक अलग तरह का दक्षिण आपको दिखेगा, जो कि मतलब और उसी की एक कोशिश है ये तिरुपरकुंद्रम विवाद, जो मुरुगन ये जो पहाड़ी है उसको लेके अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जी है, जी, उसका कितना असर है तमिलनाडु में? ये टेम्पल वाला जो इशू है, पूरा विश्व हिंदू परिषद इधर से गया और बोला अयोध्या बन जाएगी साउथ की वगैरह, कुछ है क्या ग्राउंड पे? देखिए, ग्राउंड पे जैसा कि मैंने कहा कि अभी भी दक्षिण भारत, पर्टिकुलरली तमिलनाडु, केरल की बात अगर करें, पार्टली तेलंगाना, यहाँ पर लोग अभी भी, जैसे हम 2014 से पहले शेष भारत जैसे जी रहा था, भारत का हिंदू जैसे जी रहा था, दोयम दर्जे का नहीं, सप्तम दर्जे का जो नागरिक है, उस तरह से ट्रीट किया जाता है वहां पर अभी भी हिंदुओं को राइट्स नहीं है। फेस्टिवल्स कर्टेल्ड हो जाते हैं। आपको मतलब कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे आप अगर, चेन्नई में OMR एक रोड है जिसको चेन्नई का IT कॉरिडोर कहा जाता है, जहां मैं 5 साल रहा, तो आप अगर देखेंगे कि चेन्नई में उस रोड पे आप जाएंगे तो रात में आपको छोटे छोटे जैसे 3 शेड टाइप के हैं, और वहां पे क्रॉस लगा हुआ है, रेड 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 पूरे रास्ते में। दैट इज बेसिकली एन अटेम्प्ट टू डोमिनेट योर साइकी, कि वी आर हियर एंड वी आर डोमिनेटिंग, वी आर एवरीवेयर। और मेरी वाइफ, हाल में हम लोग एक ट्रिप पे गए थे, रोड ट्रिप पे केरला, तो केरला तमिलनाडु इसको देखने के बाद उसका ऑब्जर्वेशन था कि यहाँ पर इट लुक्स लाइक रिलीजियस एग्जिबिशनिज्म।
सब सड़क के मुंह पे आकर के इतना बड़ा चर्च है, इतना बड़ा मस्जिद है, इतना बड़ा ये है. इट लुक्स लाइक कंपटीशन गोइंग ऑन, कौन कितना क्लेम कर सकता है. किसी ने सही कहा है कि ये रिलीजियस कन्वर्जन का जो इशू है, इसमें अगर इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर इन द मेन्यू, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद हिंदूज. कि हम लोग कन्वर्जन, हम लोग बाय डिफॉल्ट उस तरह का हमारा माइंडसेट नहीं है, हमारा एप्टीट्यूड नहीं है. तो every Tom, Dick and Harry comes and tries to convert you, sometimes using love jihad, sometimes using land jihad, sometimes using allurements, bribery, all kinds of things. लड़की, बहुत तरह से कन्वर्जन हो रहे हैं. लास्ट क्वेश्चन बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु जीत सकेगी बीजेपी अभी, या फिर इस बार फिर से स्टालिन ही रिपीट करने का क्या लग रहा है? It can be a close match, क्योंकि देखिए देयर इज लॉट ऑफ रेसेंटमेंट अमंग पब्लिक डीएमके गवर्नमेंट को लेकर के, लेकिन जो दूसरे एंड पे है ना, आपके एआईएडीएमके जो के लीडर्स हैं, उनमें वो करिश्मा नहीं है, उसमें वो चार्म नहीं है जो जयललिता के पास हुआ करता था. और बीजेपी को अभी भी इनरोड्स बनाने के लिए चाहे अमित शाह कितना भी जोर लगा लें, मेरा ये आकलन है कि इस बार तो शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन बीजेपी एक इम्प्रिंट ले आएगी. जैसे बंगाल में पिछले बार 77 सीट ले आए थे, तो पीपल स्टार्टेड टेकिंग नोट ऑफ बीजेपी एज एन ऑपोजिशन. वहां ऑपोजिशन वाला सीन तो नहीं आएगा शायद, लेकिन इट विल बी अ फोर्स टू रेकन विद. तो ये अपनी पहचान बताने का भी संघर्ष है तमिलनाडु में. मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत को सुनने के बाद थोड़ा सा और आइडिया लगा होगा कि तमिलनाडु की राजनीति, वहां के कल्चर के बारे में. और हम कोशिश करेंगे कि दक्षिण भारत की राजनीति संजय जी से समझने की कोशिश करें. संजय जी फिलहाल रशियन टेलीविजन में हैं और दक्षिण भारत में रहते हैं, वहां की राजनीति को ऑब्जर्व करते रहते हैं पत्रकार की हैसियत से. अगली बार कौन से राज्य के बारे में बताऊं, वहां के पॉलिटिक्स के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए कि आपको हमारा ये इंटरव्यू, साक्षात्कार, बातचीत, पॉडकास्ट, इसको आप जो नाम दें, कैसा लगा. नमस्कार.